नमस्कार दोस्तों, एस विवेकानंद की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम ये जूनियर अकाउंटेंट की जो हमारी टेस्ट सीरीज शुरू हुई है उसका फर्स्ट पेपर का कंप्यूटर का पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कंप्यूटर का पहला क्वेश्चन, यानी आपके टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 126। तो क्वेश्चन कह रहा है कि आपको कंप्यूटर की पीढ़ियों के संबंध में स्तंभ 1 और स्तंभ 2 पर विचार करें, यानी दो कॉलम दिए गए हैं और उनको क्या करना है, हमें मैच करना है। तो एक बार मिलाएं। क्वेश्चन हमारा देखो पीढ़ियों से रिलेटेड है, दिखाई दे रहा है कि ट्रांजिस्टर कौन सी पीढ़ी में यूज हुए हैं, VLSI कौन सी पीढ़ी में किस जनरेशन में यूज हुए हैं, मशीन वासा में कौन सी जनरेशन में यूज हुई है, और परम जो कि हमारा फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था इंडिया का, ये कौन सी जनरेशन में आया है। तो यदि हम इसके अनुसार देखेंगे तो देखो ट्रांजिस्टर हमारा सेकेंड जनरेशन का है, ट्रांजिस्टर सेकेंड का। VLSI जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जिसमें हम मल्टीपल आईसीज को एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं, इंटीग्रेशन। तो इसकी यदि हम बात करें तो ये हमारा फोर्थ जनरेशन का पार्ट है। मशीन वासा जो कि हमारे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में यूज की गई थी सबसे पहले। और परम की यदि हम बात करें तो ये 1991 में आया था, 1991, और जो कि कौन सी जनरेशन का हिस्सा है, फिफ्थ जनरेशन का। तो आप मैच कर सकते हैं। देखो ए में आप चेक करें 3, तो ए में 3 इन दो ऑप्शनों में है। उसके बाद बी में 1, तो बी में 1 इसमें है, तो हम देख सकते हैं यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है क्या, सी में 4 और ये बिल्कुल सही, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। अच्छा, ये हिंदी और इंग्लिश सेम है, डुअल लैंग्वेज में आपके वही क्वेश्चन है सेम। ये इंग्लिश में है, ये पहले आपको किस में दिया हुआ था, हिंदी में। तो जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं वो यदि वहाँ कुछ समझ में नहीं आता है तो यहाँ पर भी वैसे कॉमन शब्दावली है कंप्यूटर में, मोस्टली वही इंग्लिश और वही हिंदी, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर की विशेषता नहीं है, 127 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंप्यूटर। तो देखो कंप्यूटर मल्टीपल प्लेसेसों पर ये यूज में लिया जाता है, मल्टीपर्पज़ डिवाइस है, तो इसलिए हम बोलते हैं वर्साटाइल है, बिल्कुल है। ठीक है ना, बहुत जगह इसका यूज़ किया जा सकता है। एक्यूरेसी, तो जो भी रिजल्ट हमें देता है, आउटपुट देता है, वो 100% एक्यूरेट होता है, यानी इसका रिजल्ट तभी गलत हो सकता है जब दिया गया इनपुट ही गलत हो, तो इसलिए बिल्कुल 100% एक्यूरेसी पर काम करता है। डिलीजेंस यानी कि हार्ड वर्किंग है, बड़े से बड़ा काम सेकंडों में कर सकता है, तो डिलीजेंस भी, यानी कि तीनों की तीनों इसकी क्या है, विशेषताएं हैं। लेकिन IQ ये बिल्कुल नहीं होता है, IQ कंप्यूटर में यानी खुद का दिमाग बिल्कुल नहीं लगाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, IQ, जो कि एक विशेषता नहीं है, ये कमी है। क्या है, एक कमी कंप्यूटर की। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के भौतिक उपकरण है, यानी कि फिजिकल कंपोनेंट कौन सा है। तो फिजिकल कंपोनेंट यदि हम देखते हैं यहाँ पर, तो फिजिकली हम किसको बोलते हैं, हार्डवेयर को। सॉफ्टवेयर फिजिकल होता ही नहीं है, ठीक है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर भी किसका पार्ट है, सॉफ्टवेयर का पार्ट है। पैकेज भी हम किसको बोलते हैं, जैसे हमारा MS ऑफिस, तो वो भी सॉफ्टवेयर का ही पैकेज हो सकता है, हार्डवेयर का कोई पैकेज नहीं होता है। तो फिजिकल कंपोनेंट के रूप में हम किसको बोलते हैं, हार्डवेयर। जैसे कि आपकी इनपुट डिवाइसेज हो सकती हैं, आउटपुट डिवाइसेज भी हो सकती हैं, और आपकी मेमोरी वाला पार्ट भी आपका हार्डवेयर के रूप में हो सकता है, CPU, मॉनिटर्स, ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसका हार्डवेयर हो गया दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस नहीं है, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। निम्न में से कौन सी पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। पॉइंटिंग का मतलब जिनसे हमारा पॉइंटर यानी कर्सर नियंत्रित होता है, तो जो कर्सर को कंट्रोल करती हैं, सेलेक्ट करने या पॉइंट करने के काम में आती है, वो सभी डिवाइस क्या कहलाती हैं, पॉइंटिंग डिवाइस कहलाती है। जैसे आपका माउस, तो माउस यहाँ पर ऑप्शन में ऑलरेडी है, ये पॉइंटिंग डिवाइस है। पॉइंटिंग जॉयस्टिक जो कि कंप्यूटर पर गेम खेलने के लिए यूज में लिया जाता है, ये भी हमारी पॉइंटिंग डिवाइस है। ट्रैक बॉल जो कि माउस के ही समान होता है, बस सरफेस, इसमें एक बॉल होती है जिसके सरफेस से हम हाथ को मूव करवाते हैं और उससे भी हमारा कर्सर क्या होता है, कंट्रोल होता है। तो ये तीनों की तीनों हमारी कैसी डिवाइस है, पॉइंटिंग डिवाइस है। तीनों ही कैसी हैं दोस्तों, पॉइंटिंग डिवाइस है। लेकिन हम स्कैनर की बात कर रहे हैं, तो स्कैनर आता है डॉक्यूमेंट्स को हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने के लिए। स्कैनर की यदि हम बात करें तो ये क्या काम आता है, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने के लिए, यानी किसी आपका जैसे डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आप स्कैन करके यदि सिस्टम तक पहुंचाना चाहते हैं, सॉफ्ट कॉपी में बदलना चाहते हैं, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, स्कैनर का यूज़ करते हैं।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वापस से हमारे पास दो कॉलम दिए गए हैं और दोनों में एक में आपके कुछ कीज़ है, फंक्शंस हैं और उसमें उसकी कुछ कमांड्स यानी उनके यूजेज हैं। यदि यानी कि हम बात करेंगे तो देखिए लेफ़्ट क्लिक, और लेफ़्ट क्लिक की बात करें क्या काम करते हैं आप लेफ़्ट क्लिक से? तो लेफ़्ट क्लिक से हम सेलेक्ट करते हैं, सिंगल क्लिक करेंगे तो सेलेक्ट और डबल क्लिक करेंगे तो ओपन। तो यहाँ पर सिंपल क्लिक बोला है तो क्लिक के लिए हो जाएगा सेलेक्ट आइकन, यानी आप एक क्लिक करोगे तो जो भी आइकन पर आप क्लिक करेंगे वो आइकन क्या होगा? सेलेक्ट हो जाएगा। और वही यदि आप डबल क्लिक करते हैं तो डबल क्लिक से क्या होता है? वो ओपन होता है, ओपन समथिंग। किसी भी फाइल या फोल्डर को ओपन करते हैं तो उस पर हम क्या करते हैं? डबल क्लिक करते हैं। दूसरा, यदि हम राइट क्लिक करते हैं तो मल्टीपल ऑप्शंस हमारे पास आते हैं जिसे हम बोलते हैं मेन्यूज़। क्या बोलते हैं? मेन्यू। जैसे ओपन, ओपन इन न्यू विंडो, सेंड टू, कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट, रीनेम, प्रॉपर्टीज़, बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास होते हैं। तो वो हमारी होती है मेन्यू बार, यानी राइट क्लिक से हमें क्या मिलेगा? मेन्यूज़। और ड्रैगिंग से क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम आइकन को क्या कर सकते हैं? मूव करवा सकते हैं। कि आप किसी भी फाइल या फोल्डर पर लेफ़्ट क्लिक को दबाए रखें और जैसे ही आप उसे होल्ड रखेंगे और दूसरे स्थान पर लेके जाएंगे ड्रैग करके, तो उससे क्या होगा? आपकी फाइल और फोल्डर मूव हो जाएंगे दूसरे स्थान पर। तो इसके लिए हो जाएगा मूव द आइकन। तो अब मैच कर लें। लेफ़्ट क्लिक के लिए 2, यानी ए में 2, तो ए में 2 देखो, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। राइट क्लिक यानी 4, तो बी में देखो यहाँ भी 4, यहाँ भी 4। सी में देखें 3, तो सी में 3 यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, तो आंसर हो गया इसका ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें दोस्तों, एक मिनट, ये हमारा हो ही गया। हाँ, बैंकिंग उद्योगों द्वारा बड़ी मात्रा में चेकों को संभालने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? यानी बैंक के अंतर्गत चेक को स्कैन करने के लिए या चेकों के लिए कौन सी सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर का उपयोग लिया जाता है? कौन सी डिवाइस का उपयोग लिया जाता है? तो देखो कैप्चा। तो कैप्चा तो ये होता है, जैसे आप मान लो SSO ID पर लॉगिन करते हैं तो वहाँ पर नीचे नंबर लिखे आते हैं कुछ, ठीक है, यूज़र ID, पासवर्ड। तो बहुत सी जगह आप वेबसाइट वगैरह में जब लॉगिन करते हैं तो लॉगिन के दौरान ऑथेंटिकेशन, सिक्योरिटी के लिए कि आप ह्यूमन बीइंग हैं या रोबोट है। यदि रोबोट होगा तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा उसके लॉगिन को, इसलिए वहाँ पर जो यूज़ होता है, यहाँ पर अल्फ़ाबेट भी होते हैं, नंबर्स भी होते हैं, कभी कभी तो कुछ डायग्राम्स आ जाते हैं, फ़ोटो आ जाते हैं जिनको मैच करना होता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है? कैप्चा कहलाता है दोस्तों। डिजिटाइजर, तो ये हमारे जो हस्तलिखित लेख होते हैं उनको सॉफ्ट टेक्स्ट में बदलने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए, सिस्टम तक पहुँचाने के लिए डिजिटाइजर का यूज़ किया जाता है। बार कोड, ये हमारी डिवाइस से रिलेटेड जानकारी के लिए ऐसे लाइनिंग वाला जो होता है, किसी भी प्रोडक्ट पर हो सकता है, किसी भी प्रोडक्ट पर, चाहे आप एक पेन खरीदते हैं, चाहे माचिस खरीदते हैं, उनके ऊपर भी बार कोड होता है जिसमें उसकी मैन्युफैक्चरिंग, उसकी कंपनी, उसके बारे में जो भी सारी डिटेल संभव हो सकती हैं वो सारी बार कोड के अंदर सेव रहती हैं। और MICR, ये होता है दोस्तों चेकों में यूज़। तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर क्या होगा? MICR, नाम ही है इसका, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये इसका राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस समूह में ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन है? ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन की यदि हम बात करें तो ये सभी एक्सटेंशन हमारी इमेजों में यूज में लिए जाते हैं, इमेज में या फिर ज़्यादातर वीडियोज़ में। तो यहाँ जो ऑप्शंस हमें दिए गए हैं तो यहाँ पर ज़्यादातर आप देखेंगे एक ऐसा समूह है जिसमें सारे के सारे एक्सटेंशन इमेज से रिलेटेड है, आपकी पिक्चर से रिलेटेड है। तो आप चेक करेंगे, देखो यहाँ पर तो सिर्फ GIF है और बाकी के नहीं है। यहाँ भी अभी देखेंगे तो JPG है, BMP है, लेकिन TCP नहीं है क्योंकि ये एक प्रोटोकॉल होता है, ये भी हमारा नहीं होता है। यहाँ पर यदि हम देखें तो हाँ, JPG, GIF और BMP, ये तीनों के तीनों। तो देखो यदि आपसे कभी कोई पूछ ले तो JPG या फिर इसको बोला जाता है JPEG, ये दो होते हैं हमारे, ठीक है। तो इसकी जो फुल फॉर्म लिखी जाती है वो होती है आपकी जॉइंट, कभी पूछ ले तो आपको फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए, पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, ये इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों, ठीक है। दूसरा भी आप देख लें, ये GIF क्या है? GIF, तो ये इसकी फुल फॉर्म होती है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, ये इसकी फुल फॉर्म होती है।
दूसरा यदि हम देखें BMP, तो BMP की होती है बिट मैप पिक्चर। क्या बोलेंगे इसको? बिट मैप, जो कि पेंट में बनाई हुई होती है पिक्चर। तो ये तीनों के तीनों हमारी ग्राफिक्स से रिलेटेड यानी पिक्चर से रिलेटेड क्या है? फाइल एक्सटेंशन है, फाइल फॉर्मेट है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, निम्न में से किस स्मृति यानी मेमोरी को प्रति सेकंड कई बार ताज़ा किया जा सकता है? यानी रिफ्रेश, ताज़ा का मतलब क्या है? रिफ्रेश है। ध्यान रखना, ऐसी कौन सी मेमोरी है दिए गए ऑप्शन में से जिसको आप बार बार रिफ्रेश कर सकते हैं? तो देखो EPROM, इसको हम रिफ्रेश नहीं कर सकते। इसका नाम ही है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसको इरेज किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना, एक चीज़ और याद रख लेना इसके बारे में, UV रेज के द्वारा, अल्ट्रा वायलेट किरणों के द्वारा ही हम इसको क्या कर सकते हैं? डिलीट कर सकते हैं। दूसरा, ये सामान्य उपयोग में आने वाली हमारी रीड ओनली मेमोरी। स्टैटिक, ठीक है, तो इसको हम रिफ्रेश नहीं कर सकते, इसको हम रिफ्रेश नहीं कर सकते। लेकिन डायनामिक को हम क्या कर सकते हैं? रिफ्रेश कर सकते हैं। ध्यान रहे, रैम के हमारे ये जनरली दो प्रकार होते हैं, एक होता है आपका स्टैटिक रैम और एक होता है डायनामिक रैम। तो स्टैटिक को हम रिफ्रेश नहीं कर सकते, डायनामिक को कर सकते हैं। उसका रीज़न भी है कि ये जो हमारी बनी हुई होती है स्टैटिक रैम, ये बनी हुई होती है फ्लिप फ्लॉप, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है हमारी, फ्लिप फ्लॉप सर्किट्स होते हैं। और डायनामिक जो बनी होती है ये हमारी कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर की, किसकी? कैपेसिटर या ट्रांजिस्टर्स की बनी होती है, जिनको बार बार रिफ्रेश किया जा सकता है, सप्लाई को चालू और बंद किया जा सकता है। यानी खुद कैपेसिटर में ही चार्जिंग डिस्चार्जिंग की प्रोसेस होती है। तो उसी प्रॉपर्टीज़ की वजह से हम डायनामिक रैम को एक सेकंड में हजारों बार रिफ्रेश कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कंप्यूटर को कैमरे या अन्य वीडियो उपकरण से जोड़ने के लिए किस पोर्ट का उपयोग किया जाता है? तो यदि हम बात करें हमारे कैमरे को कनेक्ट करने के लिए, तो देखो कैमरे के कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर फायर वायर कनेक्टर का उपयोग किया जाता है। और यदि हमें कंप्यूटरों को यहाँ पर उसमें इंटरकनेक्ट करना है या उसमें नेट कनेक्ट करना है, इंटरनेट चलाना है, तो ईथरनेट यानी आपकी लैन केबल जो होती है वो होती है हमारी ईथरनेट, इसको यूज करते हैं। VGA से हम हमारी वीडियो ग्राफिक्स एरे, फुल फॉर्म होती है वीडियो ग्राफिक्स एरे या अडाप्टर भी बोलते हैं। तो इससे हम हमारे मॉनिटर्स को कनेक्ट करते हैं, किसको? मॉनिटर्स को कनेक्ट करते हैं। और USB में हमारी बहुत सारी डिवाइसेस कनेक्ट हो सकती हैं, जैसे आपके चाहे तो आप कीबोर्ड ले सकते हैं, माउस ले सकते हैं। तो ये सारी डिवाइस हमारी क्या हो सकती हैं? कनेक्ट हो सकती हैं, किसके द्वारा? USB के द्वारा। पेन ड्राइव हुई, ये सारी आपकी। लेकिन यदि हम बात करें, हाँ एक क्वेश्चन और आ जाता है फायर वायर कनेक्ट के बारे में कि हाईएस्ट स्पीड किसकी होती है, कौन से कनेक्टर की होती है? तो हाईएस्ट स्पीड की भी यदि बात हो तो दोस्तों ध्यान रखना, हमेशा आंसर क्या है उसका भी? फायर वायर कनेक्टर। किन कनेक्टरों में से सर्वाधिक तेज गति का कनेक्टर कौन सा है? तो भी फायर वायर है। और कैमरे को भी कनेक्ट करने वाला कौन सा है? फायर वायर है। नेक्स्ट देखेंगे, हाँ जी, कौन सा फंक्शन किसी फाइल के आकार को कम कर देता है ताकि वह कम संग्रहण स्थान का उपयोग करे? तो ये हमारे विंडो का यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का फीचर है, जिसमें हम क्या करते हैं? फाइलों को कंप्रेस करते हैं, ऑप्टिमाइज करते हैं। तो वो फीचर हमारा क्या कहलाता है दोस्तों? फाइल डीफ्रेगमेंटिंग। फाइल डीफ्रेगमेंटिंग, जो कि काम क्या आता है? फाइल को कंप्रेस करने के। लेकिन फंक्शन का नाम है डीफ्रेगमेंटर, कंप्रेशन फाइल फंक्शन का और नाम नहीं है। कंप्रेस करने के लिए हम इस फंक्शन का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? फाइल डीफ्रेगमेंटिंग। नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर रिकॉर्ड को दो फाइलों से एक में विलय करने का काम करता है? यानी दो अलग अलग फाइलों को क्या कर रहा है? मर्ज करने का काम कर रहा है। तो ये सारे काम हमारे किसके द्वारा होते हैं दोस्तों? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के द्वारा, यूटिलिटी प्रोग्राम या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स के द्वारा। यानी अपने कुछ विशेष कार्यों के लिए हम इनका यूज करते हैं, जैसे चाहे वो आपका एंटीवायरस हो सकता है, वो आपका क्या है? यूटिलिटी प्रोग्राम है। अभी हमने देखा फाइल डीफ्रेगमेंटर, वो भी किसका है? यूटिलिटी प्रोग्राम का है। नेक्स्ट देखेंगे, पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था? फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देखो कभी कभी क्या होता है, हम इसमें कन्फ्यूज होते हैं, क्योंकि अलग अलग कंपनी ने अलग अलग उद्देश्य के साथ अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम रिलीज किए। जैसे यदि हम जनरली जो पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट के लिए। अब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की जब बात आती है, क्योंकि इंडिया में ज़्यादातर हमारे पास में माइक्रोसॉफ्ट का विंडो ही ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन विंडो पहला नहीं था।
माइक्रोसॉफ्ट का जो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था वो था MS DOS, यानी कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम ये हमारा फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम था माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का, जो कि 1981 में आया था। जबकि यदि हम विंडोज़ की बात करें तो विंडोज़ हमारी 1985 में आई थी। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का पहला पूछे तो MS DOS है, MS DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। और विंडो पूछे तो कब आई है? 1985 में, और डोस कब आया था? 1981 में। एंड्रॉयड ये स्पेशली किसके लिए बनाया गया था? मोबाइल्स के लिए बनाया गया है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों ये। और वर्तमान में ये इसके ऑनर कौन है? गूगल। किसके पास है इसका स्वामित्व? गूगल के पास। एंड्रॉयड से इसको खरीद लिया गया है गूगल के द्वारा। तो ये आया था आपका 2008 में दोस्तों। कब आया है? 2008 में आया है। और यदि हम लाइनेक्स की बात करें तो ये भी हमारा 1991 में रिलीज किया गया था। अब बात आती है कि फर्स्ट कौन सा है, तो ये नाम एक ऐसा नाम है जो जनरली हर किसी ने नहीं सुना होता है, लेकिन इसकी मैं दोस्तों खास बात बता देता हूँ। इसका आंसर यही है, यही हमारा फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम था जो कि स्पेशली डिज़ाइन किया गया था किसके लिए? IBM के कंप्यूटर 704 के लिए। ये किया गया था 1956 में। कब बनाया गया था? रिलीज किया गया था 1956 में। तो 1956 में IBM के 704 कंप्यूटर के लिए पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था ये GMNAAIO, जनरल मोटर। GM का मतलब क्या है यहाँ पर? जनरल मोटर, ऐसे नाम थे देखो ऑपरेटिंग सिस्टम के। ठीक है ना, इनपुट आउटपुट डिवाइस के लिए कनेक्ट किया गया था, अमेरिका के द्वारा बनाया गया था। तो इसका आंसर क्या होगा? GMNAAIO। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चनों का आंसर आपको ऑप्शन देख के देना होता है, और उसमें कभी ऐसा भी ऑप्शन देखने को मिलता है, बहुत ही कम बच्चों के द्वारा ऐसा नाम सुना जाता है। तो मैं आपको सलाह दूंगा एक बार इसके बारे में ज़रूर पढ़ें कि IBM के कंप्यूटरों के लिए 1956 में ये बनाया गया था, जनरल मोटर ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट, वापस से हमारे पास में 2 कॉलम दिए गए हैं और दोनों कॉलमों में अलग अलग कमांड और कुछ शॉर्ट की दी गई है, उनको आपको मैच करना है। तो देखो, रिमूव द डॉक्यूमेंट्स विंडो स्प्लिट, यदि विंडो के स्प्लिट को रिमूव करना है, ठीक है, तो कौन सी शॉर्ट की है? ओपन द व्यू टैब के लिए कौन सी शॉर्ट की है? एक्सपेंड एंड कोलाज द रिबन के लिए कौन सी शॉर्ट की है? और प्रिंट प्रीव्यू के लिए कौन सी शॉर्ट की है? तो यहाँ पर यदि हम मैच करते हैं तो देखो, विंडो स्प्लिट को रिमूव करने के लिए यूज करते हैं Alt+Shift+C, और प्रिंट प्रीव्यू के लिए हम यूज करते हैं Ctrl+Alt+I। दूसरा यहाँ पर एक और यूज करते हैं, जनरली जो ज़्यादातर को याद होती है वो है हमारी Ctrl+F2, लेकिन Ctrl+F2 के अलावा भी यहाँ पर इसका यूज किया जाता है। और एक्सपेंड एंड कोलाज रिबन के लिए हम करते हैं Ctrl+F, और व्यू टैब के लिए करते हैं Alt+W। तो आप मैच कर लें, यहाँ पर A के लिए 3, ये रहा हमारे पास 3 3, और B की यदि हम बात करें तो 1, तो B 1 इसी में है, तो आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारा हो गया है। संपूर्ण दस्तावेज का चयन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? तो मतलब सबसे पहले सेलेक्ट ऑल फंक्शन तक पहुंचना है, तो आप होम टैब में जाओगे, चारों में होम टैब है। होम टैब के बाद एडिटिंग ग्रुप में जाओगे, तो यहाँ पर है एडिटिंग, यहाँ पर है एडिटिंग के बाद सेलेक्ट का ऑप्शन आएगा, उसमें आपको मिलेगा सेलेक्ट ऑल, तो ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो गया दोस्तों। नेक्स्ट देखें, निम्न में से कौन सी कमांड MS वर्ड के रिव्यू टैब में मौजूद नहीं है? तो यदि हम रिव्यू टैब की बात करें तो रिव्यू टैब में पहला ही ग्रुप होता है हमारा प्रूफिंग, दूसरा है हमारा कमेंट, तीसरा है हमारा ट्रैकिंग, लेकिन कैप्शन नहीं होता है दोस्तों। ये कौन सी टैब में होता है? कैप्शन हमारा रेफरेंस टैब में। किस टैब में मौजूद है? ये रेफरेंस टैब में मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक्सेल में से कौन सा फंक्शन ये जांचता है कि कोई कंडीशन सही है या नहीं है? यानी कंडीशन सही और गलत के बाद में आपको जो रिजल्ट मिलता है वो कौन देता है? इफ फंक्शन। ये काउंट न्यूमेरिकल वैल्यू की सेलों की संख्या के लिए काउंट करता है, सम जोड़ता है, एवरेज औसत निकालता है। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा विकल्प आपको MS एक्सेल में लाल रंग में, किसमें? लाल रंग में 0 से कम ऋणात्मक संख्या वाले सभी नंबरों को प्रदर्शित करने की अनुमति देता है। यानी कि आप एक कंडीशन लगा रहे हैं जिसमें आप बोल रहे हैं कि 0 से कम ऋणात्मक वाले सभी नंबरों की जो संख्या वाली सेल है उनका कलर कैसा हो जाए? रेड हो जाए। तो उसके लिए कौन सा है? तो कंडीशन के आधार पर जो फॉर्मेटिंग करे उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? कंडीशनल फॉर्मेटिंग। क्या बोलते हैं? कंडीशनल फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट देखेंगे, प्रस्तुति में सभी स्लाइडों के लिए संक्रमण प्रभाव को सेट करते समय निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य उपयोग करने के लिए सबसे अच्छा दृश्य है? यानी पावर पॉइंट के अंतर्गत ऐसा कौन सा व्यू है
या बात हो रही है प्रेजेंटेशन व्यू की, प्रेजेंटेशन व्यू की, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, सभी स्लाइडों पर एक जैसा ट्रांजिशन इफेक्ट लागू कर सकते हैं। तो आप ऑप्शन देखेंगे यहाँ पर स्लाइड सॉर्टर व्यू, नोट्स पेज व्यू, स्लाइड व्यू और आउटलाइन व्यू। तो सभी स्लाइडों पर यदि हम देखेंगे तो वो हमारा कौन सा होगा, स्लाइड सॉर्टर व्यू। कौन सा, स्लाइड सॉर्टर। ट्रांजिशन इफेक्ट ऑल स्लाइड, तो सारी स्लाइड हमें इसी में दिखाई दे सकती है, इसके अलावा और किसी में दिखाई नहीं देती। बेस्ट व्यू फिर मेरे लिए कौन सा रहेगा, स्लाइड सॉर्टर, कि सारी स्लाइडें एक साथ दिखाई दें और उन पर मैं सब पर एक साथ ट्रांजिशन इफेक्ट लागू कर दें। नेक्स्ट देखें, पावर पॉइंट शो में कौन सा फाइल स्वरूप जोड़ा जा सकता है, विच फाइल फॉर्मेट कैन बी एडेड टू ए पावर पॉइंट शो। तो जेपीजी भी हम जोड़ सकते हैं, जीआईएफ भी जोड़ सकते हैं और वेब भी जोड़ सकते हैं। तो आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज, यानी ऑडियो, वीडियो, पिक्चर, तीनों ही प्रकार के फॉर्मेटों को हम पावर पॉइंट का हिस्सा बना सकते हैं। तो तीनों ही फॉर्मेट वही है हमारे और तीनों को ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, खाली स्थान व्यक्तियों और लोगों के समूह के बीच रियल टाइम चैट की सुविधा प्रदान करता है। तो रियल टाइम चैट किसके अंतर्गत आती है, तो ध्यान रहे इंस्टेंट मैसेंजर के चैट की बात होती है तो हमेशा मैसेंजर, चाहे आपका व्हाट्सएप मैसेंजर हो, चाहे फेसबुक मैसेंजर हो, टेलीग्राम हो। तो रियल टाइम में हम चैट कौन किसके द्वारा कर सकते हैं, मैसेंजर के द्वारा कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, इंटरनेट पर सूचना भेजने, संचरण, ट्रैवलिंग और प्राप्त करने को नियंत्रित करने वाले नियमों को क्या कहते हैं। यानी इंटरनेट पर यदि आप जो इन्फॉर्मेशन है उसको शेयर कर रहे हैं या मैनेज कर रहे हैं तो उस दौरान कौन से नियमों का पालन करते हो, तो उन नियमों को किस नाम से जाना जाता है, तो सेट ऑफ रूल्स, और वो होते हैं हमारे क्या, प्रोटोकॉल्स, सेट ऑफ रूल्स। तो किसको बोलते हैं दोस्तों, सेट ऑफ रूल्स, हमारे प्रोटोकॉल्स को। नेक्स्ट देखते हैं, डॉटेड डेसिमल नोटेशन में आईपी संस्करण 4 एड्रेसेस को बिल्कुल डॉट चिन्हों का उपयोग करके दर्शाया जा सकता है। यानी आप कोई भी आईपी एड्रेस यदि लेते हो वर्जन 4 का, जिसमें हमने रेंज ली हुई होती है 0 से लेके 255, ध्यान रहे IPv4 की बात कर रहे हैं। तो IPv4 की पहले तो आपको साइज़ पता होनी चाहिए जो कि होती है कितनी, 32 बिट, और एक आपको रेंज पता होनी चाहिए जो कि होती है आपकी 0 से लेके 255। और यदि हम बात करेंगे क्लासों की तो क्लास कितनी होती हैं, A से लेके E तक, यानी A, B, C, D और E 5 क्लासों में इसको बांट रखा होता है 0 से 255 को। तो यहाँ पर मैं एक उदाहरण ले लेता हूँ, मान लीजिए मैंने लिया 198.162.1.1, तो कितने डॉट आए, तो डॉट आए 3, 1, 2 और 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3। आईपी एड्रेस में कितने डॉट होते हैं, सिंपल भाषा में ऐसे इसको समझ लें दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन, किस नेटवर्क टोपोलॉजी के केंद्रीय नियंत्रक या हब की आवश्यकता होती है। तो एक ही ऐसी है जिसमें हम हब डिवाइस यूज करते हैं और वो है हमारी कौन सी, स्टार टोपोलॉजी। कौन सी है, स्टार टोपोलॉजी, जिसको हम एज ए सर्वर के रूप में यूज में लेते हैं। किसके रूप में, सर्वर के रूप में, या फिर हम कह सकते हैं होस्ट के रूप में। किसके रूप में, होस्ट के रूप में हब का यूज करते हैं। कौन सी टोपोलॉजी में, स्टार टोपोलॉजी में। सबसे रिलायबल और वायर टोपोलॉजी कौन सी है, मेश टोपोलॉजी। रिपीटर का यूज किस में करते हैं, रिंग में। रिंग टोपोलॉजी में हम कौन सी डिवाइस यूज में करते हैं, रिपीटर। और बस की यदि हम बात करें तो यहाँ पर कोएक्सियल केबल को बैकबोन की तरह यूज करते हैं, कोएक्सियल केबल। और यदि डिवाइस की बात करें कनेक्टर के लिए तो अडाप्टर कौन सा होता है, NIC कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इसको एज ए नेटवर्क अडाप्टर के रूप में यूज किया जाता है बस टोपोलॉजी में। किसमें, बस टोपोलॉजी में। नेक्स्ट देखेंगे, इंट्रानेट की वेबसाइट पर मौजूद जानकारी और संसाधनों की सुरक्षा क्या सुनिश्चित करती है। यदि हम इंट्रानेट की बात हो रही है कि इंट्रानेट पर जो सिक्योरिटी के रूप में हम यूज करते हैं वो कौन सा यूज करते हैं, तो वो है हमारा फायरवॉल। फायरवॉल को सुरक्षा के लिए उपयोग में लिया जाता है। नेक्स्ट, राजधारा किस तरह की सेवा है। तो राजधारा राजस्थान गवर्नमेंट की है। किसकी है ये, राजस्थान गवर्नमेंट की। राजस्थान IT से ये क्वेश्चन है। राजस्थान गवर्नमेंट की ये एक ऐप है, मोबाइल ऐप है। आपके प्ले स्टोर पर जाएंगे तो वहाँ पर मिल जाएगी, जो कि काम की आती है। तो ध्यान रखना, जियो टैगिंग के लिए। किसके लिए यूज में लिया जाता है इसको, जियो टैगिंग ऑफ, जैसे ई मित्रा। सबसे अच्छा उदाहरण मैं दे सकता हूँ आपको लिए, ई मित्र। ई मित्र पर, वहाँ पर ई मित्र प्लस भी मशीन होती है।
ई मित्र प्लस मशीनें, उनकी जियो टैगिंग, उनका क्या होता है, जब भी आपका इंस्पेक्शन होता है, हर ई मित्र का इंस्पेक्शन करवाया जाता है सरकार के द्वारा, तो वहाँ पर ई मित्र वाले की फ़ोटो, उसकी रेट लिस्ट चिपकी हुई है या नहीं चिपकी हुई है, किसी से अवैध वसूली तो नहीं कर रहा है, इस प्रकार के उसके लिए इंस्पेक्शन किया जाता है। तब जो भी जाता है इंस्पेक्शन के लिए कर्मचारी सरकार का, वो उसकी फ़ोटो डालता है, तो वो फ़ोटो किस पर ऐप अपलोड करता है, राजधारा ऐप पर। तो जियो टैगिंग के लिए उसकी लोकेशन भी डालता है, तो लोकेशन बड़ा ऑप्शन है यहाँ पर, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, GIS पर आधारित। तो ये हमारी एक मोबाइल ऐप है राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि जियो टैगिंग में यूज ली जाती है। वर्तमान में इसके ऊपर लोकेशन डाली जा रही है कि यदि आप राजस्थान घूमने आना चाहते हो तो इस पर 3D मैप डाले जा रहे हैं, फ़ोटो डाले जा रहे हैं, जैसे कुंभलगढ़ का डाला जा रहा है, आपके आमेर नाहरगढ़ का डाला जा रहा है, आपके बिड़ला मंदिर का डाला जा रहा है, आपके जो हवा महल है इनका डाला जा रहा है, जिससे कि लोग घूमने से पहले उसका 3D व्यू देख लें कि ये जगह वास्तव में घूमने लायक है या नहीं है। तो हमारे जितने भी अच्छे जो पैलेस हैं, गढ़ हैं, इनको भी 3D जियो टैगिंग की जा रही है इसके ऊपर, राजधारा ऐप के ऊपर। तो बहुत ही अच्छी ऐप है वर्तमान में, और आगे भविष्य में आके इसके काफ़ी अच्छे उपयोग भी रहेंगे। तो ये हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं 25। तो जूनियर अकाउंटेंट के सभी बच्चों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। रेगुलर टेस्ट सीरीज दें दोस्तों, एस विवेकानंद में आपको पूरे कंप्लीट 15 टेस्ट सीरीज इसी लेवल से पूरा एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखते हुए, हर एक टॉपिक को ध्यान में रखते हुए, आप जैसे मैं कंप्यूटर की बात करूं तो आप चेक कर सकते हैं आपके सिलेबस के हर टॉपिक से क्वेश्चन लिया गया है। यहाँ पर पूरे सिलेबस के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए हम टेस्ट सीरीज तैयार कर रहे हैं। तो सभी का स्वागत है एस विवेकानंद में। धन्यवाद।